नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट मेंस एसएसटी के लिए मात्र 15-20 मिनट के अंदर एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहे हैं नोट्स का, जो आपको अंतिम समय में रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा मात्र 10-15 मिनट के अंदर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इस कंटेंट में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या किसी प्रकार को आपको कमी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर दें। हम आपको इसकी सारी हैं वो नोट्स सेंड कर देंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक है वो डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। वो मात्र 10-15 मिनट का वीडियो है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा अंतिम समय में। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ द्वितीय योजना अवकाश मतलब 1990-92 के अंदर हुआ था। दौरान 24 जुलाई 1991 में किया गया था। ये क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया गया था, जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बन चुका है। क्योंकि इसमें कहा गया था कि भारत में आर्थिक सुधारों का शुभारंभ द्वितीय योजना अवकाश कब हुआ था। योजना अवकाश दूसरा 1990-92 के अंदर 24 जुलाई 1991 में किया गया था। भारत में आर्थिक सुधारों के तहत एक प्रारूप तैयार किया गया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव एवं पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए इस प्रारूप को राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों के तहत 3 बातों पर बल दिए गए। 3 बातें कौन कौन सी है, मतलब जिसे आपको शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, लेकिन इसका एलपीजी का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 नाम है जो आपको याद करने हैं। मतलब उदारीकरण मतलब लाइब्रेजेशन। तो दोस्तों, थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपको शायद कोचिंगों के अंदर भी नहीं मिलेगा, मात्र शॉर्ट नोट्स हैं। क्योंकि रीट के अंदर आपको कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं जिस प्रकार के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं उदारीकरण मतलब लाइब्रेजेशन। तो एल का मतलब उदारीकरण। उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत, तो दोस्तों ये देखो, रीट 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। मतलब रीट के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस चीज़ का भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से पूछे गए हैं। तो इस चीज़ का मैं आपको साथ साथ में कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया। और पिछले या एक वीडियो भी बना रखा है मैंने कि जो एसएसटी के अंदर है, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब 19 क्वेश्चन पूछे गए और 19 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। वो मैंने वीडियो इसके ऊपर डाल रखा है यूट्यूब के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत सरकारी नियंत्रणों एवं नियमों को कम करना, मतलब सरकार के अगर कठोर कानून या नियम बना रखे उन नियमों को कम करना, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। सरकार की लाल फीताशाही व्यवस्था को समाप्त करना, सरकार के कठोर कानून के स्थान पर सरल कानून बना। इसमें मेन बात यही की कि जो कठोर चीज़ें हैं उनको आपको उसमें कुछ सुधार करना है। जैसे सरकार के कठोर कानून के स्थान पर सरल नियम बनाना, या सरकार के नियंत्रण नियमों को कम करना, सरकारी नियंत्रण बाधाओं और प्रतिबंधों को कम करना, सरकार की परमिट राज व्यवस्था को शिथिल करना, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़वा देना। इस प्रकार की व्यवस्था उदारीकरण के अंदर आती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं सरकार के द्वारा उदारीकरण नीति के तहत किए गए सुधार। मतलब इसमें के अंदर कुछ अधिनियम आए थे, वो हम आपको साथ साझा करने वाले। ये 4-5 अधिनियम हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमआरटीपी। एमआरटीपी एक्ट कब आया था? 1969 का आया था। इसका पूरा नाम है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्राइक ट्रेड पार्टिसिपेट एक्ट। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम को समाप्त करके 1 जून 2002 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते हैं कि एमआरटीपी अधिनियम कब आया था? वो 1969 के अंदर आया था। इसको समाप्त कब किया गया था? मतलब 1 जून 2002 को इसको समाप्त कर दिया गया था। एमआरटीपी में
एक प्रावधान ये भी था, मतलब इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान था ये बात कही गई है। तो दोस्तों इसके अंदर यह प्रावधान था कि किसी कंपनी की नेटवर्थ अगर 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो उस पर एकाधिकार सरकार का होगा। मतलब पहले इस प्रकार के कानून थे कि अगर किसी भी कंपनी की नेटवर्थ मतलब इनकम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसका एकाधिकार वो कंपनी अपने हाथों में ले लेती थी, मतलब सरकार के अंडर में चली जाती थी। ये बात इसमें कही गई है। अपन को सीधे यही बात याद रखनी कि MRTP एक्ट कब आया था, 1969 के अंदर। इसका उद्देश्य था एकाधिकार नियंत्रण हेतु प्रावधान करना। दूसरा है हमारा विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पहले से चल रहे FERA फेरा फेरा कब आया था, 1973 को। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को समाप्त करके नया एक्ट कौन सा आया था, फेमा। फेमा कब लागू किया गया था, 1999। इसका पूरा नाम, फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को 1 जून 2000 को लागू किया गया था। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक तो फेरा आएगा और एक फेमा आएगा, तो आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए आप इसको आप शॉर्टकट दिमाग लगा सकते हो कि पहले फेरा हुआ था, मतलब पहले शादी हुई थी, शादी होती तब पहले क्या होता है, फेरा होता है। मतलब पहले फेरा हुआ था, उसके बाद फेमा एक्ट आया था। फेरा कब हुआ था, 1973 को, जबकि फेमा 1999 को। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये लागू कब हुआ था, ये 1 जून 2000 को लागू हुआ था। आगे बात करते हैं फेरा 1973 के क्या प्रावधान थे, मतलब इसके क्या प्रावधान थे, इसलिए इसको समाप्त करना पड़ा था। इसके प्रावधान थे कि किसी भी प्रकार की गलती होने पर 5 गुना जुर्माना लगाना था और अपराधी को सभी अपना अपराध सिद्ध करना होगा। मतलब फेरा के अंदर ये प्रावधान रखा गया था, अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई कंपनी कोई गलती करते हैं तो उसका 5% जुर्माना लगाते थे, मतलब 5 गुना जुर्माना लगाते थे। अगर मतलब किसी भी कंपनी ने 100 रुपये का अगर कोई गलती कर दी है तो उसको 500 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब इस प्रकार का प्रावधान था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत प्रावधान था। इसके लिए सही प्रावधान लाने के लिए फेरा एक्ट को लाए थे, सॉरी उसकी जगह फेमा एक्ट को लाए थे। फेरा 1973 का ये प्रावधान हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं फेमा 1999 के प्रावधान, मतलब इसमें क्या सुधार, इसमें सुधार ये हुए थे कि किसी भी प्रकार की गलती होने पर मात्र 3 गुना ही जुर्माना लगता था। पहले 5 गुना था, उनको घटाकर अब 3 गुना कर दिए। पहले 100 रुपये के 500 रुपये लगते थे, अब 100 रुपये के 300 रुपये ही लगेंगे। अपराधी को अपराध सिद्ध करने हेतु एक एजेंसी का गठन किया गया था। तो आगे बात करते हैं कंपनी अधिनियम 1956 को समाप्त करके 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया था, जिसके तहत एक मुख्य प्रावधान यह किया गया कि अब एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, जिसे एकल स्वामित्व वाली कंपनी OPC भी कहा गया था। OPC का पूरा नाम क्या है, वन पीपुल कंपनी भी कहा गया था। उद्योगों के विकास एवं उनकी स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई थी। इस नीति यानी नवीन लाइसेंस प्रणाली नीति के नाम से भी जाना जाता था। यह भी क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। जिस भी भाई ने दिया है एग्जाम वो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो उद्योगों के विकास एवं उनकी स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को 5वीं औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। इस नीति नवीन लाइसेंस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नीति के तहत उद्योगों के लाइसेंस अनिवार्यता को समाप्त किया गया था। आगे बात करते हैं कि वर्तमान में केवल 5 प्रकार के उद्योगों में लाइसेंस अनिवार्य, मतलब लाइसेंस को 1991 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी भी 5 उद्योग ऐसे हैं जिनमें आपको काम, अगर आप उद्योग धंधा चालू करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। वो कौन कौन से, 1 शराब का, 2 नंबर सिगरेट, 3 नंबर रक्षा उपकरण, 4 नंबर औद्योगिक विस्फोट और नंबर 5 खतरनाक रसायन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का 100% चांस है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहली बात है कितने उद्योग थे, 5 प्रकार के उद्योग पर वर्तमान में भी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कौन कौन से हैं, 1 नंबर पे शराब, 2 नंबर पे सिगरेट, 3 नंबर पे रक्षा उपकरण, 4 नंबर पे औद्योगिक विस्फोट, 5 नंबर पे खतरनाक रसायन है। आगे बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए वर्ष 1991 में नर्सिंग समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए वर्ष 1991 में नर्सिंग समिति का गठन किया गया था। भारत में पूंजीपति बाजारों पर नियंत्रण करने हेतु SEBI गठन 1988 को 30 जनवरी 1992 को वैज्ञानिक दर्जा दिया गया था।
भारतीय कर व्यवस्था में सुधार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राजा चेलेका समिति का गठन किया गया तथा इस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों आपने अभी तक पढ़ तो मेरे हिसाब से आपने बहुत लिया है, लेकिन अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमने उदारीकरण पढ़ लिया है और अब बात करते हैं निजीकरण के बारे में। निजीकरण मतलब प्राइवेटिजाइजेशन। तो निजीकरण, तो अब आपको निजीकरण के बारे में बताते हैं और उसके बाद में वैश्वीकरण होने के बाद हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो निजीकरण किसे कहते हैं? निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रबंध तथा नियंत्रण को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है, उसे हम निजीकरण कहते हैं। वर्तमान में केवल 2 सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया गया है। मतलब निजीकरण किसे कहते हैं? मतलब अगर किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक चीज़ है उसको निजी जनता को अगर सौंप दी जाती है वही निजीकरण है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, निजीकरण को और एक सार्वजनिक को। सार्वजनिक किसे कहते हैं और निजीकरण किसे कहते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। वर्तमान में केवल 2 ही उद्योग या क्षेत्र ऐसे हैं जो सार्वजनिक हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान में केवल 2 सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण मतलब आप भी उसका यूज कर सकते हो या उस धंधे को शुरू कर सकते हो, मैं भी शुरू कर सकता हूँ, उसे हम निजीकरण कहते हैं। लेकिन सार्वजनिक वो है जो अभी तक वर्तमान में सरकार के अंडर के अंदर है। जैसे एक रेलवे है और दूसरा परमाणु ऊर्जा खनिज क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो निजीकरण के तहत आते हैं। जो 2 क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक हैं, जो सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि 5 प्रकार के हैं उद्योग है, उस पर लाइसेंस अनिवार्य है और 2 क्षेत्र ऐसे हैं। कौन कौन से? एक रेलवे और परमाणु ऊर्जा, जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक वैसे तो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगता है और इसके अंदर भी आता है, तो देख लेते हैं। मात्र 2-3 मिनट के अंदर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो मेरे को पता है। क्योंकि वैसे रामायण या गाथा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जैसे मेन फैक्ट और तथ्य पढ़ने से ही इस बार सिलेक्शन होगा। बाकी किताबें भर भर के किसी के पास भी, मेरे हिसाब से सभी के पास होगी किताबें, एक एक दो पब्लिकेशन की हर कोई बंदा लेके आ जाता है, लेकिन पढ़ी नहीं जाती हैं। फालतू की किताबों का भंडार करने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी किताबें, अगर एक ही अच्छी किताब है उसको 100 बार पढ़ लोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के माध्यम से किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक मानकर सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए वैश्वीकरण को एक खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब वैश्वीकरण यही है कि अगर हमने यहाँ उत्पादन किया है तो हम कहीं पर पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी उसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और आपको सरल भाषा में समझना है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। मतलब 2-3 फैक्ट थे, फेरा फेमा और एक MRTP एक्ट, ये 2-3 आपको याद करने थे। और एक आपको 5 प्रकार के उद्योगों में लाइसेंस है, 1-2 क्षेत्र वर्तमान में सार्वजनिक है, ये इस प्रकार याद करने थे। आगे बात करते हैं वैश्वीकरण के बारे में। थोड़ी बहुत कुछ मेन फैक्ट है, वो मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है, जो सीधे एग्जाम के तौर पर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर 2 बार आ चुके हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर है वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? ये शब्द थियोडोर लेविट ने दिया था। और वैश्वीकरण के जनक कौन है? वो भी थियोडोर लेविट। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वैश्वीकरण शब्द थियोडोर लेविट ने दिया था और वैश्वीकरण के जनक भी कौन है? थियोडोर लेविट है। तो दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम उसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहिए। मेरी कोशिश है कि मात्र अब 5-7 दिनों के अंदर जो आपकी अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर आपकी जो 9 टॉपिक है वो 9 टॉपिक मैं आपको नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं मैकलुहान के बारे में। इसके नामकरण मतलब वैश्वीकरण के अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। मैकलुहान ने क्या नाम दिए? विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज नाम दिए हैं। रिटजर ने मैकडोनाल्डलाइजेशन, जोसेफ स्टिंगलिज ने अमेरिकीकरण, इनकी पुस्तक है। स्टिंगलिज की पुस्तक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। जगदीश भगवती की पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे जगदीश है या ग्लोबलाइजेशन है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। मिल्टन
फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। दोस्तों यहाँ पर ट है और यहाँ पर भी ट है, इस प्रकार भी आप मिलाकर अपने हिसाब से याद कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। और यहाँ पर है उल्रिक बेक, उनकी पुस्तक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों ये थोड़ा सा 2-3 मिनट का टॉपिक और है, तो ये भी आप देख लो, अच्छे अच्छे मेरे को कंटेंट लगा तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब एफडीआई किसे कहते हैं, इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब भारतीय कंपनी में जब 10% तक शेयर खरीदे जाते हैं तो उसे एफपीआई, तथा 10% अधिक हिस्सेदारी खरीदने को एफडीआई कहते हैं। एफडीआई को दीर्घकालीन निवेश भी माना जाता है। भारत में लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, चीट फंड, सिगरेट, तंबाकू, परमाणु ऊर्जा, रियल एस्टेट आदि उद्योगों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रतिबंधित हैं। तो दोस्तों ये इतना और है, आप देख सकते हो, मात्र 2-3 लाइनें और है, मैं हम आपको समझा देता हूँ। आगे बात करते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है। ई कॉमर्स मार्केट प्लस आधारित मॉडल में 100% एफडीआई की अनुमति है। ग्रीन फील्ड निवेश किसे कहते हैं और ब्राउन फील्ड निवेश किसे कहते हैं, ये कथन और उदाहरण के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन फील्ड मतलब नई कंपनी में निवेश करना या नए संयंत्र लेना, मतलब संयंत्र लगाना। ब्राउन फील्ड मौजूदा कंपनी में विस्तार करना। विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये संस्थागत निवेशक अपने देश की पूंजी को दूसरे देश के शेयर बाजारों में निवेश करते हैं, इनकी हिस्सेदारी 10% से कम होती है। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको कंटेंट कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप अपनी राय जरूर दें। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विश्व व्यापार संगठन, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हम अपनी राय ज़रूर दें, हम अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।